अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अनीक इब्राहिम। आज MGT 501 HRM का लेसन नंबर 3 मैं आपको डिलीवर करूँगी। दैट इज़ अबाउट ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कंपोनेंट्स। मतलब कोई भी इदारा क्या होता है और इसके किन कंपोनेंट्स को मिलाकर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, वजूद में आती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ है। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक इस तरह का पीपल का ग्रुप है जिसमें डिफरेंट लोग मिलकर काम करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्टिव है, उन्होंने उसको अचीव करना है और उसको अचीव करने के लिए एक प्रॉपर एक सेटअप बनाया जाता है। डिफरेंट एक हायरार्की होती है लोगों की। इसके अलावा डिफरेंट रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं उस इदारे में लोगों को, ताकि वो अपने गोल को अचीव करने के लिए उनको यूज़ करते हुए एक काम करें। तो इसको एक लोगों के ग्रुप को जो कि किसी भी इदारे का कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए कोशिश कर रहा है, उसको हम ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। कोई भी प्रॉफिट कमाना, कोई भी अच्छे कस्टमर्स लेकर आना, उनको गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करना। इसके अलावा किसी भी इदारे में एम्प्लॉयज़ को इनकम फराहम करना। इसके अलावा जो लोग उनके साथ काम कर रहे हैं उनको सेटिस्फेक्शन करना। ये सब कुछ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोई रॉ मटेरियल हो गया, कैपिटल हो गया, मशीनरी एटसेट्रा, लेबर हो गई, लोग हो गए, नॉलेज हो गई। लोगों के पास नॉलेज होता है डिफरेंट, ये सब चीज़ें मिलकर ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की दो टाइप्स होती हैं, फॉर्मल या इनफॉर्मल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जो कि जिसकी एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन है, मतलब सब लोग ऑफिशियली जानते हैं, लेजिटिमेट है, मतलब लीगली वो एज अ रजिस्टर है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो हो सकती है कि जो अनऑफिशियल पार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे कि लोग आपस में जिस तरह से एक ग्रुपिंग करते हैं, आपस में एक इनफॉर्मल तरीके से रहते हैं, उसे हम कह सकते हैं कि ये अनऑफिशियल पार्ट है। नेक्स्ट है जी कंपोनेंट्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है 4 चीज़ों से मिलकर बनती है। ऑब्वियसली उसमें सबसे पहले तो है कोई भी ऑब्जेक्टिव या कोई भी टास्क होगा जो कि लोगों को परफॉर्म करना है। कोई भी किसी भी मकसद के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आई है, किसी न किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाई गई है। तो सबसे पहला कंपोनेंट जो है वो टास्क है। दूसरा कंपोनेंट इसका है पीपल। किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ऑब्वियसली वहाँ पे लोग होंगे जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को मुकम्मल करने में अहम किरदार अदा करेंगे। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लोगों के बगैर नहीं चल सकती, तो लोग जो हैं वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट है जी स्ट्रक्चर। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें कोई ना कोई हायरार्की, कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है। बगैर स्ट्रक्चर की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं कि एक लोगों की तरतीब लगाई गई होती है कि एक कौन ऑफिसर है, कौन उसका सबॉर्डिनेट है, किस बंदे के अंडर कौन सी बंदा आ रहा है, चेन ऑफ कमांड क्या है, मतलब कि सुपरवाइज़र कौन है, सबॉर्डिनेट्स कौन है। एक हेड होगा, उसके अलावा उसके अंडर डिफरेंट सब हेड्स होते हैं, उसके अंडर डिफरेंट स्टाफ्स होता है। तो उसको हम स्ट्रक्चर कह सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है जी टेक्नोलॉजी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है बगैर टेक्नोलॉजी के नहीं चल सकती। तो डिफरेंट जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने इनपुट्स को आउटपुट्स में जब ट्रांसफ़र करना है, तो उसे डिफरेंट जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी टेक्नोलॉजी। तो इसे हम ऑर्गेनाइजेशन का एक अहम पार्ट कहेंगे टेक्नोलॉजी को। तो ये 4 अहम कंपोनेंट्स हो गए ऑर्गेनाइजेशन के। सिस्टमेटिक अप्रोच टू मैनेजमेंट। अच्छा, अब मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा ये नेक्स्ट टॉपिक है कि कोई भी जो सिस्टम होता है वो उसके इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स होते हैं। मतलब कुछ चीज़ें जो होती हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रही होती हैं उसकी। तो इसी तरह कोई भी जो सिस्टम है वो इन्वायरमेंट के अंदर रहता है। डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, एक सेंट्रल पर्पस होता है। कोई भी इसेंशियल
सिस्टम होता है जो कि थिंकिंग प्लेसेस फोकस ऑन द इंटर रिलेटेडनेस, मतलब सब सिस्टम के साथ इंटरलिंक करता है और इन्वायरमेंट के साथ लिंक करता है। तो जो मैनेजमेंट है वो भी बेसिकली यही है, ऑर्गेनाइजेशन में यही इसी तरह होती है, मतलब इंटरलिंक्ड होती है। ऑर्गेनाइजेशन में जो सब उसके फंक्शंस पार्ट्स होते हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं एक और दूसरे के साथ। डिफरेंट उसके एक ऑब्जेक्टिव होता है और डिफरेंट सब सिस्टम के साथ वो लिंक होती है। तो सिस्टमैटिक मैनेजमेंट जो है वो इसी चीज़ पे फोकस करती है कि जो मैनेजर्स हैं वो इसी चीज़ पे फोकस करें और इंटरनल इश्यूज पे फोकस करें, एफिशिएंसी के इश्यूज पे फोकस करें और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक तरतीब से लेकर चलें। मतलब एक इदारे को आप इस तरह से चलाएं कि एक जैसे सिस्टम कोई चल रहा है, तो अगर बगैर सिस्टम के कोई भी इदारा चलेगा तो वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। तो कहीं पर भी आपने मैनेजमेंट को, अगर आपने किसी भी इदारे के मैनेजमेंट को चलाना है तो एक सिस्टमैटिक मैनेजमेंट अप्रोच जो एक अहम टॉपिक है इसलिए। ओपन वर्सेस क्लोज सिस्टम। अच्छा, अब क्लोज सिस्टम क्या होता है? जो इन्वायरमेंट के साथ उसका इंटरेक्शन नहीं होगा, मतलब हम कह सकते हैं कि एक इदारा है जहाँ पे वो इन्वायरमेंट उसको असर नहीं कर रहा, वो बस इंटरनली वहाँ पे काम हो रहा है सारा। लेकिन आजकल जो है वो ओपन सिस्टम है, मतलब लोग यही कहते हैं कि कोई भी जो इदारा है वो आउटसाइड वर्ल्ड के बगैर नहीं चल सकता, क्योंकि किसी भी क्लोज सिस्टम इदारे को भी रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, बाहर से ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, डिफरेंट उसे जो है वो चीज़ें चाहिए होंगी जिससे वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। तो इसलिए क्लोज सिस्टम जो कि इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं करता और ओपन सिस्टम जो कि इन्वायरमेंट के साथ असरअंदाज होता है। तो ओपन सिस्टम जो है वो हम कहेंगे कि इसमें इनपुट्स होती हैं जिसको ऑर्गेनाइजेशन आउटपुट्स में ट्रांसफॉर्म करेगी और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे इसका असर होगा और इन्वायरमेंट जो है वो रिएक्ट करेगा और इस तरह फीडबैक लूप होती है और जब फीडबैक मिलेगा तो ये नेक्स्ट साइकिल के लिए इनपुट बन जाएगी। मतलब कि किसी भी इदारे ने कोई भी चीज़ प्रोवाइड की है, मुहैया की है, बनाई है, तो इन्वायरमेंट जब उस पर फीडबैक देगा तो उस फीडबैक पे नेक्स्ट चीज़ बनेगी। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एफिशिएंसी मींस कि आपने कम इनपुट्स में ज़्यादा आउटपुट देना है, कम अखराजात में आपने ज़्यादा चीज़ें जो है वो बनानी है। और इफ़ेक्टिवनेस हम कह सकते हैं कि आपने सही काम करना है, नीड को पूरा करना है। आपने जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी स्टेक होल्डर की नीड है उसको आपने पूरा करना है। कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो चाह रहा है, कस्टमर चाह रहे हैं, सप्लायर चाह रहे हैं, कंपटीटर चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं वो आपने उसके मुताबिक काम करना है। सब सिस्टम क्या होता है? एक होता है सिस्टम और उसके अंदर डिफरेंट सब सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि एक हेड होता है उसके अंदर सब हेड्स होते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो डिफेंस का सब सिस्टम है। इसी तरह डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं एक होल के, मतलब एक मुकम्मल चीज़ है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं और ये सब चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट है जी सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब ये है कि द होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट, मतलब कि 1+1=11। इसकी एग्जांपल दी जाती है कि अगर आप एक बंदा अकेला है वो कोई काम कर रहा है और एक अकेला है वो कोई काम कर रहा है और जब वो मिलके काम करते हैं तो वो बहुत अच्छा काम होता है। तो इसका ये मतलब है कि जब हम कोई काम ग्रुप में करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की सूरत में करते हैं, मिलकर करते हैं, तो हमें उसका ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। अच्छा, पहले के दौर में जो मैनेजमेंट है किसी भी इदारे में उसमें ह्यूमन रिलेशन की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये महसूस किया गया कि लोगों के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग जो होते हैं, ह्यूमन जो रिसोर्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। तो उनके बगैर जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन सही से चल नहीं सकती है। तो इसलिए 1930s के शुरू में इस
चीज़ पर वर्क किया गया कि जो ह्यूमन रिलेशन है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, लोगों पर फोकस करना चाहिए, उनकी बिहेवियर्स वगैरह उनको चेक करना चाहिए, कैसे मोटिवेट होते हैं, कैसे खुश होते हैं लोग, कैसे अच्छा काम करते हैं। तो अगर लोग अच्छा खुश होंगे, आप लोगों को खुश करेंगे, हैप्पी करेंगे, तो आपके इदारे के लिए अच्छा काम करेंगे। इसी तरह हथौड़ स्टडी है नेक्स्ट, ये इसी से रिलेटेड है, मतलब इसी चीज़ पे जो है वो थोड़ा रिसर्च किया गया कि लोग किस तरह से किसी भी इदारे में लोगों का रवैया, क्या चीज़ें लोगों के रवैये पे असर करती हैं और किस तरह से लोगों का रवैया जो है वो एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस पे असरअंदाज होता है। तो ये हथौड़ स्टडी ये की गई थी जिसमें डिफरेंट जो है वो इल्यूमिनेशन यानी कि लाइट जो है वो यूज़ की गई थी। लाइट को कम और ज़्यादा किया गया था। तो जब लाइट को कम किया गया तो लोगों की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि उनको लगा कि हमें कोई देख नहीं रहा। तो जब मतलब लोगों की एक सोच है, एक इन्वायरमेंट है, आप जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पे आपको कोई नोट कर रहा है तो मे बी आप डर जाओ, आप सही से काम नहीं कर सको। अगर आपको कोई देख नहीं रहा तो आप शायद कम लाइट में आप कंफर्टेबल हो गए हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो हथौड़ स्टडी जो है वो इससे ये मतलब साबित किया गया था कि जो इन्वायरमेंट का असर है वो इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। और आपको अगर कोई ऑब्ज़र्व कर रहा है तो ऑब्वियसली आपका रिएक्शन और तरह का होगा, और अगर आपको कोई ऑब्ज़र्व नहीं कर रहा तो आपका रिएक्शन काम और तरह का होगा। तो ह्यूमन रिलेशन व्यू पॉइंट ये कि इसी वजह से जो है वो मैनेजर जो है स्ट्रेस करते हैं कि लोगों की वेलफेयर पे काम किया जाए ताकि लोग बेहतर परफॉर्म करें, बेहतर उनको अपॉर्चुनिटीज़ फराहम की जाएँ ताकि वो बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें। ह्यूमन रिलेशन जो अप्रोच है ये इसलिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि किसी भी इदारे में जो लोग हैं वो अहम किरदार अदा करते हैं। तो जब तक हम अपने लोगों की वेलफेयर के लिए काम नहीं करेंगे तो कैसे वो जो है वो हमारे इदारे के लिए अच्छा काम करेंगे। इस तरह एक अहम नाम है इब्राहिम मास्लो, उसने डिफरेंट नीड्स बताई थी, सजेस्ट की थी कि इंसान की डिफरेंट नीड्स हैं, जैसे कि फ़िज़िकल नीड यानी खाना पीना हो गया, शेल्टर हो गया, और इसी तरह डिफरेंट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की एक नीड होती है जो कि इंसान की पर्सनल फुलफिलमेंट की होती है, कि इंसान जो चाहता है वो उसको मिल जाए, इसको कहते हैं सेल्फ फुलफिलमेंट। तो इब्राहिम मास्लो जो एक मशहूर नाम है एचआर में, इसने ये डिफरेंट नीड्स प्रोवाइड की थी कि लोगों की अगर ये नीड्स पूरी हो जाएं तो किस तरह से सेटिस्फेक्शन हाई लेवल पर जाती है। मतलब पहले वो अपना खाने पीने की नीड पूरी करने चाहते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता सेफ्टी की नीड की तरफ जाते हैं, फिर रिलेशंस की नीड की तरफ जाते हैं, उसके बाद वो रिकॉग्निशन चाहेंगे, उसके बाद उनको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो चाहिए होती है। तो इस तरह किसी भी मैनेजर और किसी भी इदारे को चाहिए कि वो अपने स्टाफ की नीड्स को पूरा करने की कोशिश करें ताकि वो हैप्पी रहें और अच्छा काम करें। नेक्स्ट है जी चैलेंज ऑफ टुडेज़ ऑर्गेनाइजेशन। आजकल की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट टॉप जो चैलेंजेस हैं उनमें सबसे पहले है जी टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो है वो मुसलसल तब्दील हो रही है, मतलब एक दिन आता है नेक्स्ट चीज़ नई आई होती है, एक दिन एक कंप्यूटर है, नेक्स्ट दिन लैपटॉप है, नेक्स्ट दिन टैब आ गया, नेक्स्ट दिन मोबाइल आ गया। इस तरह जो है वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज होती रहती है। तो इस चीज़ से ये एक बहुत ज़्यादा चैलेंज है किसी भी इदारे के लिए। तो इसको मतलब वर्क प्लेस पे इम्प्लीमेंट करना एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ज़ाहिर अपनी एचआर अपनी ह्यूमन फोर्स के ज़रिए इजीली कर सकती है अगर वो कोऑपरेटिव हो। डाइवर्स वर्कफोर्स मतलब डिफरेंट तरह के लोग, मतलब हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी नहीं कि लोग एक ही जैसे हों, डिफरेंट लोग हो सकते हैं, डिफरेंट जेंडर के, डिफरेंट एज के, डिफरेंट एजुकेशन के, डिफरेंट इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले, डिफरेंट ज़बान के लोग, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग, मतलब डिफरेंट सेक्ट्स के लोग, डिफरेंट मतलब उनके कोई सुन्नी हो सकता है, कोई शिया हो सकता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट तरह की वर्क फोर्स होती है जिसे हम कहते हैं डाइवर्स वर्क फोर्स। तो
डिफरेंट बैरियर्स आते हैं ऑब्वियसली। इसमें स्टीरियोटाइपिंग, प्रेजुडाइज एक्सेट्रा आती है कि लोग जो हैं वो एक दूसरे के बारे में ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से ये प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं कि भाई एक जो सेक्ट के लोग हैं वो दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं। इस तरह से डाइवर्स वर्कफोर्स जो है इसको मैनेज करना एक किसी भी इदारे के लिए एक चैलेंज होता है, जिसे बेहतर तरीके से जो है वो कोई भी मैनेजर कर सकता है मैनेज। स्ट्रेटजी कोई अच्छी बनाकर, लोगों के दरमियान में मोहब्बत वगैरह, अच्छे रिलेशंस बनाकर। मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, ये भी एक चैलेंज है। किसी भी इदारे में डिफरेंट तरह के स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसा कि कस्टमर्स हो सकते हैं आपके, जो आपसे चीज़ें ख़रीद रहे हैं, कोई सप्लायर है जो आपको चीज़ें फराहम कर रहा है, रॉ मटेरियल, कंज्यूमर जो आपकी चीज़ें मतलब यूज़ कर रहा है, इन्वेस्टर जो जिसने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, लेंडर जो आपकी चीज़ें मतलब लेंड करता है। तो डिफरेंट तरह के स्टेक होल्डर्स हैं, इन सबको खुश करना, इन सबकी राज़ी करना, इन सबको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अहम चैलेंज है। नेक्स्ट है जी रिस्पॉन्सिवनेस। ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पॉन्सिवनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो है वो डिफरेंट चेंज बहुत जल्दी आ रहा है। एक तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं टेक्नोलॉजी की वजह से ऑब्वियसली। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस अच्छा कोई परफॉर्म कर रही है अगर हमसे, तो हमें ये हमारे लिए चैलेंज होगा कि हमें जो है टेक्नोलॉजी और डिफरेंट नई नई चीज़ों के अगेंस्ट हमें रिस्पॉन्स करना है। ये नहीं कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन बना के चुप करके साइड पे बैठ गए, ऐसा नहीं है। ये बहुत मतलब वास्ट एक दुनिया है जिसमें हमने डिफरेंट अदर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो है वो compete करना है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट जी रैपिड चेंजेस। डिफरेंट रैपिड चेंजेस आ रही हैं, टेक्नोलॉजी की चेंजेस आ रही हैं, डिफरेंट जो है वो लोगों की चेंजेस आ रही हैं। मतलब लोग बाहर से कुछ लोग सीख कर आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को मैनेज करना है, हमें अपने दायरा हमारा पीछे ना रह जाए, इसलिए हमें इसके लिए थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है। नेक्स्ट है जी ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। डिफरेंट जो है वो हम मतलब ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि ये दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन गई है थ्रू इंटरनेट। मतलब कि पहले तो हम अपने एक कह सकते हैं कि एक जगह पे अगर हमारा बिजनेस है तो हम बस हमें उसी से सरोकार होता था, लेकिन अब जो है वो हम इंटरनेट की वजह से ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो हम इधर घर बैठे अपने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और हैं जो 100 ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके साथ हमारा कंपटीशन बढ़ रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। तो ये चीज़ एक बहुत अहम चैलेंज हो गई है। तो मैनेजर्स को चाहिए कि इफ़ेक्टिवली जो है वो इन सब चीज़ों को, चैलेंजेस को जो है वो डील करे, और अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए। किसी भी मैनेजर को कोई भी काम करने से पहले अच्छा ऑर्गेनाइज़ करें चीज़ों को, लोगों को लीड करें, अच्छे तरीके से समझाएं उनको, काम अच्छे तरीके से कंट्रोल करें, और डिफरेंट लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको मैनेज करें। तो आज का लेसन इधर ही मैं ख़त्म करूँगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और जो चीज़ आपको समझ में ना आए वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे इस चैनल पे एमजीटी से रिलेटेड अदर सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, यहाँ पे सब मिलेंगे, अदर सब्जेक्ट्स भी मिलेंगे। तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।